दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं तो इसलिए हाल चाल पूछना बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, पढ़ाई कैसे लिखाई चल रही है आप लोगों की, ठीक है। और सॉरी बोलना चाहेंगे कि बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी इसलिए वीडियो को पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन 21 तारीख से, ठीक ना, 21 तारीख से वीडियो लगातार अपलोड होते रहेंगे और आप लोगों को रेगुलरली वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए लेसन नंबर 8 है, 8 ही चल रहा है ना हम लोग का, इसी पे अटके हुए हैं। चलिए अभी थोड़ा एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है तो कुछ राहत मिली है, नहीं तो मैं भी बहुत घबरा गया था कि भाई ख़त्म कर पाएंगे या नहीं। लेकिन डेट इतना बढ़ गया है तो लगभग बहुत पोर्शन तो क्लियर ही कर लेंगे हम लोग, ठीक ना। तो इस लेसन का शुरू करते हैं हम लोग 33 सवाल से, ठीक ना। 33 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे इस वीडियो को, 33 नंबर क्वेश्चन से, अध्याय नंबर 8 के, ठीक है। तो सुनिएगा 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव में तैरने के लिए आवश्यक है कि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के क्या होना चाहिए, भार से रिलेटेड पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार, ठीक ना। पहला ऑप्शन कर रहा है कि वस्तु के हटाए गए भार के जो भार है उससे उस द्रव का भार क्या होना चाहिए, से अधिक हो। बी कह रहा है से कम हो। सी कह रहा है के बराबर हो। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब हम लोग तैरने की शर्त पढ़े थे, लेसन के इंट्रोडक्शन में तैरने की शर्त पढ़े थे, तो उसमें जब 3 कंडीशन आई थी तैरने की कि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार से अधिक होगी तो वस्तु आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी यानी तैरेगी। फिर यदि वस्तु का भार और हटाए गए द्रव का भार होगा बराबर होगा तो वस्तु डूब के तैरेगी। और यदि वस्तु का भार हटाए गए भार से कम हो तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो इन तीनों कंडीशन को नज़र कर मतलब अध्ययन करने के बाद 2 रिजल्ट निकल के आए थे कि यदि वस्तु तैर रही है तो उसका क्या होगा, जो उसका भार होगा उस वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरा निकल के आया था कि जो वस्तु का हटाए गए भार है उस पर जो उत्प्लावन केंद्र है और क्या, और गुरुत्व केंद्र दोनों क्या होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं। तो ये 2 रिजल्टेंट निकल के आए थे आपका, ठीक ना। तो उनमें से देखिए क्या कर रहा है ये, किसी वस्तु के द्रव में तैरने के लिए आवश्यक है कि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए। इसलिए जो 33 नंबर सवाल है उसका ऑप्शन नंबर सी क्या है हम लोग का, करेक्ट है। समझ में आया। 33 नंबर का जो सवाल है उसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। जो वस्तु अगर तैर रही है तो उसका जो भार है हटाए गए द्रव के भार के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये तो ऑप्शन के अनुसार हो गया। यदि इसी में ऑप्शन दे दिया होता कि उसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है तो उत्प्लावन केंद्र के मतलब उत्प्लावन केंद्र के एक ही रेखा में होता है, एक ही रेखा में होता है उत्प्लावन केंद्र और गुरुत्व केंद्र। इतना क्लियर है। 33 नंबर सवाल क्लियर है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं 34 नंबर सवाल की तरफ। तो सुनिएगा 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 200 ग्राम का एक पिंड जल में डुबाने पर 250 ग्राम जल विस्थापित करता है। पिंड को जल में स्वतंत्र छोड़ देने पर पिंड क्या होगा, डूब जाएगा। बी कह रहा है कि डूबा हुआ तैरेगा। सी कह रहा है आंशिक रूप से डूबा हुआ तैरेगा। डी कह रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए तैरने की शर्त में क्या था, तैरने की शर्त में यह था कि यदि पिंड है इसका जो भार है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, हटाए गए भार से। उसको क्या ले लेते हैं, उत्प्लावन बल, ठीक ना। उत्प्लावन बल ही हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो जो इसका वेट है वो उत्प्लावन बल से क्या हो, ज्यादा हो। उत्प्लावन बल से ज्यादा वेट हो तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। ये वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है, डूब जाएगी। ये क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यही दूसरी कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, यही दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगा
कि यदि ये वस्तु है, ठीक, इसका जो भार है वो किसके बराबर हो जाए, उत्प्लावन बल यानी हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो जाए, तो ये वस्तु क्या होगी, डूबती हुई तैरेगी। क्या होगी, डूबती हुई तैरेगी, पूर्ण रूप से डूब के तैरेगी, डूबेगी नहीं लेकिन डूबते हुए पानी के अंदर अंदर तैरेगी, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन ये था कि यदि ये वस्तु है इसका जो भार है कम हो जाए किससे, उत्प्लावन बल से, ठीक। अब उत्प्लावन बल से कम हो जाएगा क्या इस वस्तु का भार, तो ये वस्तु क्या होगी, आंशिक रूप से डूब के तैरेगी। यानी मान लीजिए जल है तो इसमें इसका कुछ भाग डूबेगा और कुछ भाग पानी के ऊपर रहेगा और ऐसे क्या करेगी, ये तैरेगी, ठीक है। ये तीनों कंडीशन क्लियर थी ना आप लोगों को, चैप्टर में पढ़ाया गया था। तो इन्हीं डायग्राम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सुनिएगा क्या कर रहा है कि 20 ग्राम का एक पिंड है, 20 ग्राम का यानी जो वेट है W इसका मान दिया है 20 ग्राम, ठीक है। क्या दिया है, 20 ग्राम। कौन सा नंबर है ये, 34 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक ना। तो इसका वेट दिया है कितना, सॉरी 20 ग्राम नहीं 200 ग्राम है, 200 ग्राम। कह रहा है कि डुबाने पर 250 ग्राम जल विस्थापित करता है, यानी F का मान दिया है, ठीक ना। कितना मान विस्थापित कर रहा है, उत्प्लावन बल, वही F का मान है, ठीक ना। 250 ग्राम जल विस्थापित कर रहा है। तो क्या होगा, यदि पिंड को जल में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो पिंड क्या होगा। अब इन तीनों डायग्राम को देख कर बताइए क्या होगा, किससे मैच कर रहा है, W और F। W कम है किससे, F से, W कम है F से। तीसरा डायग्राम मैच कर रहा है, तो इसमें क्या मैंने बताया कि यदि जो भार है वो उत्प्लावन बल से कम होगा तो वस्तु आंशिक रूप से डूब के तैरेगी, यानी उसका कुछ भाग पानी में रहेगा और कुछ भाग ऊपर रहेगा, ऐसे क्या होगी, वो तैरेगी। तो चलिए 34 नंबर का फटाफट आंसर कौन सा दे दीजिए, कौन सा हो जाएगा आपका, आंशिक रूप से डूबा हुआ तैरेगी, ऑप्शन नंबर सी। 34 का भी क्या हो जाएगा, ये जो 34 है इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। इतना क्लियर है। कैसे भाई, जब वस्तु हम लोग ने पढ़ चुका है पीछे, इसके लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं ये, यदि कोई वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो तो वस्तु डूब के तैरेगी, यदि उससे कम हो, हटाए गए भार से कम हो तो वस्तु आंशिक रूप से डूब के तैरेगी। यदि उत्प्लावन बल क्या हो, कम हो और उसका भार ज्यादा हो तो वस्तु डूब जाएगी। इतना क्लियर है, तो नोट करिएगा। फिर बढ़ते हम लोग किस नंबर के सवाल, किस नंबर के तरफ, 35 नंबर की तरफ, ठीक है। वो भी ऑप्शनल है, सुन लीजिएगा। कह रहा है कि तालाब में तैरती हुई नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा गया है, ठीक है। 35 नंबर सवाल में कह रहा है कि तालाब में तैरती हुई नाव में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया है, यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का स्तर होगा, ठीक है। सुनिएगा 35 नंबर का कह रहा है कि एक तालाब है, इसमें एक नाव है, ठीक है। एक तालाब है, इसमें एक नाव है। मान लीजिए नाव में इतना पानी चढ़ा हुआ है, नाव पे इतना पानी चढ़ा हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा क्या रखा गया है, पत्थर रखा गया है। तो नाव, मान लीजिए नाव पे इतना पानी है, इसके भार के कारण इतना जल का स्तर नाव पे चढ़ा हुआ है, ठीक ना। कह रहा है कि यदि इस पत्थर को उठाकर नदी में फेंक दिया जाए, यानी उस तालाब में फेंक दिया जाए तो इस जल का स्तर क्या होगा, ठीक ना। तो देखिएगा इस पत्थर को रखा गया है तो इस नाव पे वेट ज्यादा पड़ रहा होगा, ज्यादा पड़ेगा तो ये नाव अंदर की तरफ जाएगी तो जल का स्तर ऊपर चढ़ेगा इस पे। जैसे इस पत्थर को निकाल कर बाहर फेंकेंगे तो अब नाव पे जो भार है वो कम हो जाएगा, और कम होगा तो उत्प्लावन बल का मान ज्यादा बढ़ेगा, तो नाव ऊपर की तरफ आएगी, तो ये जो इसका जल का स्तर है वो क्या होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इसलिए जो 35 नंबर सवाल है उसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, जब यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का स्तर क्या होगा, तल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी 35 का जो सवाल है उसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जैसे इस पत्थर को फेंकेंगे तो इस पे भार कम लगेगा और जो जल द्वारा उत्प्लावन बल लगेगा वो ज्यादा हो जाएगा, इस कारण नाव ऊपर उठेगी और जो उस पे जल का स्तर है नाव पे वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इतना क्लियर है, तो सबको नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल की तरफ। सुनिएगा क्या कह रहा है 36 नंबर का सवाल। कह रहा है कि एक H गहराई के शंक्वाकार पात्र में
रो घनत्व का द्रव पूर्णतः भरकर उसके खुले भाग को वायुरुद्ध कर पूर्णतः बंद किया जाता है। इसके पश्चात उस पात्र को एक समतल पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका शीर्ष ऊपर की ओर रहे। पात्र के आधार पर द्रव का दाब होगा। ठीक है, सुनिएगा। कह रहा है कि एक शंक्वाकार क्या है? पात्र है। एक शंक्वाकार क्या है? पात्र है। तो शंकु ऐसे होता है ना, इसका निचला सिरा क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक, ये एक शंक्वाकार पात्र है और इसमें रो घनत्व का द्रव पूर्णतः भरकर, इसमें एक द्रव भरा जा रहा है। ठीक है, इस शंक्वाकार पात्र में द्रव भरा जा रहा है जिसका घनत्व क्या है? जिसका घनत्व क्या है? रो है। इसका घनत्व क्या है? रो है। कह रहा है कि और उसको पूर्णतः बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें भर कर और इसको नीचे से बंद कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए शंक्वाकार है तो उसका शीर्ष नीचे रहेगा, उस पर ऊपर से जल डालकर उसको भर दिया जा रहा है। फिर कह रहा है कि इसके पश्चात उस पात्र को एक समतल पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका शीर्ष ऊपर की ओर रहे। ठीक है, इस कंडीशन में रखा जा रहा है कि इसका शीर्ष ऊपर की तरफ रहे, इसको बंद करके। ठीक ना, तो क्या कह रहा है कि पात्र के आधार पर द्रव का दाब होगा। इस पात्र के आधार पर इस द्रव का दाब कितना होगा? ठीक है, तो दाब बराबर क्या होता है? फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, P बराबर क्या होता है? F अपान A। ठीक, F अपान A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। तो कितना क्षेत्रफल पर लग रहा है भाई? इस वृत्ताकार वाले पोर्शन पे ही लग रहा है ना। ठीक, बल का मान दिया नहीं है तो इस फार्मूले को और हम लोग बढ़ा लेते हैं। F बराबर क्या होता है? mg अपान A। इतना क्लियर है। अब इसका द्रव्यमान भी नहीं दिया है, द्रव्यमान भी नहीं दिया है, लेकिन इसका घनत्व दिया है ना। तो घनत्व बराबर क्या होता है? मान लीजिए इस कंडीशन में द्रव का घनत्व ले रहे हैं, यानी रो बराबर क्या हो जाएगा? m अपान v होगा। तो m का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रो इंटू वी हो जाएगा ना। तो अब इसका मान रख दे रहे हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा? m की जगह पे क्या हो जाएगा? v रो g अपान a। अब समझिएगा, अब यहाँ पे इस जो जल है इसके पात्र, इसके आधार पे दाब लगा रहा है, तो इसका आयतन घनत्व तो दे ही दिया है, जल का घनत्व तो दे ही दिया है, जी का मान ऐसे ही, और ए जो है इसका यानी वृत्ताकार आधार ए ही है ना, इसके आधार पे ही लगाना है, क्षेत्रफल पे ही, अरे इसके सॉरी आधार पे ही कितना लग रहा है दाब उसको ही निकालना है। तो आधार का एरिया यानी इस वृत्ताकार भाग का एरिया और इस द्रव का आयतन यानी इस शंक्वाकार पात्र में जो द्रव भरा है वो भी शंकु जैसा है, तो उसका आयतन का मान रख के और उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे तो P का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H और उसके बाद से रो G अपान A का मान, यानी इस वृत्ताकार पोर्शन का क्षेत्रफल। तो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तब जो P का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1/3। उसके बाद से रो को पहले देखिए रो एच जी। तो जो दाब लगेगा इसके आधार पे वो कितना लगेगा? 1/3 रो एच जी। इतना क्लियर है? कैसे आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कैसे आया? ये सबको आया ना? देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। दाब बराबर क्या होता है? F अपान A। F का मान नहीं दिया है तो हम लोग दूसरा उसको और थोड़ा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? mg। m का भी मान नहीं दिया है, इसको और बढ़ाइए। किसके? घनत्व तो दिया है भाई, हम लोग को घनत्व तो मालूम है, तो उसके फार्मूले से m का मान निकालेंगे। v और घनत्व होता है द्रव्यमान गुणित घनत्व। अब उसके पास v है तो इस शंकु का आयतन और क्षेत्र बटा में ए है, एरिया है, तो किस एरिया पे लग रहा है भाई? इस वृत्ताकार वाले पोर्शन पे लग रहा है, इसका क्षेत्रफल। और उसके बाद से करेंगे सॉल्व करेंगे तो P बराबर जो आएगा 1/3 रो जी एच। तो ऑप्शन मिला ये कौन सा सही है आपका? 36 का 1/3 रो एच जी या एच रो जी 1/3 एच रो जी इधर उधर दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है 36 का भी। ऑप्शन नंबर सी जो है 36 का वो क्या है? सही है। इतना क्लियर है? 36 नंबर का भी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक ना? देखिए ज़्यादातर सी डी ऐसे ही सही होते हैं, इसलिए जो तुक्का मारने वाले लोग हैं ज़्यादातर सी ऑप्शन को ही मारते हैं। ठीक ना? तो देखिएगा कभी आप लोग जाइएगा कंपटीशन का पेपर देने
तो तुक्का मारना हो तो किसी एक ही ऑप्शन को मारते जाइए सारा, ठीक ना। अब ये ना कि अब दिमाग न लगाने चाहिए कि इसको सी मारे, इसको बी मारे, इसको ए मारे, तो ऐसे ज़्यादा आपका माइनस मार्किंग जा सकता है, ठीक ना। तो यदि आपको तुक्का ही मारना हो तो किसी एक ऑप्शन को चुनिए और उसके बाद से उसी ऑप्शन को मारते जाइए हर क्वेश्चन में, ठीक ना। क्योंकि ऐसे ज़्यादातर जो आपका जिस ऑप्शन को मारते रहेंगे तो उसमें ज़्यादातर ऑप्शन लोग सी ही मारते हैं, ठीक ना। क्योंकि ज़्यादातर सी ऑप्शन ही सही होता है, क्योंकि अभी हम लोग 4 सवाल पढ़े जिसमें से 3 का सी ऑप्शन ही सही हो गया, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट करिएगा, फिर बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल की तरफ। सुनिएगा 37 नंबर सवाल। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि एक लड़का एक नाव में पानी से एक लड़का एक हाथ में पानी से भरी बाल्टी तथा दूसरे हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा ले जा रहा है। यदि वह लकड़ी के टुकड़े को बाल्टी के पानी में डाल दे तब वह अनुभव करेगा। क्या अनुभव करेगा, ऑप्शन सुनिएगा। ए कह रहा है कि समान भार अनुभव करेगा, बी कह रहा है कि अधिक भार अनुभव करेगा, सी कह रहा है कि कम भार अनुभव करेगा और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि एक लड़का है, वो एक हाथ में बाल्टी में पानी भर के ले जा रहा है और दूसरे हाथ में एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ है। कंडीशन क्या कर रहा है कि यदि इस गुटके को इस बाल्टी के पानी में डाल दें तो लड़का क्या अनुभव करेगा, समान भार अनुभव करेगा। जैसे पहले ले जा रहा था, दोनों हाथ में, एक हाथ में बाल्टी एक हाथ में लकड़ी का टुकड़ा, तो उस समय जो भार अनुभव कर रहा था वही भार अनुभव करेगा, या उससे बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ अनुभव करेगा, या उससे कम अनुभव करेगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो देखिए जब पहली बार ले जा रहा था, एक हाथ में बाल्टी एक हाथ में टुकड़ा, तो वो जो भार महसूस करेगा, अब एक तो ये नहीं ना कि एक को फेंक दे रहा है कहीं, नहीं ना, अब फिर उसी को डाल रहा है बाल्टी में, जल वाले बाल्टी में डाल रहा है, यानी उसको अपने साथ ही अपने संपर्क में ही रख रहा है। तो इसलिए जो उसके भार में, इसलिए वो जो भार अपना महसूस करेगा वो समान महसूस करेगा, ठीक है। और वैसे भी जो पृथ्वी पे भार होता है, जो भार होता है वो समान होता है, ठीक ना, गुरुत्वीय बल के कारण। और यदि जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा तो वहाँ पे भार का मान बढ़ जाता है, और जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है वहाँ पे भार का मान कम हो जाता है, ठीक ना। तो ये जो वस्तु है इसके संपर्क में ही रह रही है, इसलिए जो उस पर भार का अनुभव करेगा वो क्या होगा, समान अनुभव करेगा। तो इस कारण जो 37 है उसका ऑप्शन नंबर ए है, ये क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक ना। जो लड़का है एक हाथ में बाल्टी से भरी पानी ले जा रहा है और एक हाथ में टुकड़ा ले जा रहा है, यदि उस टुकड़े को बाल्टी में भी रख दे तो समान भार ही क्या करेगा, अनुभव करेगा। इतना क्लियर है। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। 38 नंबर सवाल देखिएगा। कह रहा है कि यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा, और चौथा करे अपरिवर्तित रहेगा। 38 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है, यानी इस वायुमंडल में जो वायु है उसकी आर्द्रता बढ़ती है, यानी उसमें नमी आती है, तो जो वायुमंडलीय दाब है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। तो जब भी वायुमंडल में नमी बढ़ती है तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, उस समय जो वायु होता है उसका भार जो है अधिक हो जाता है, ठीक ना। इस कारण जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्वनि में बात आई तो यदि नमी बढ़ती है तो क्या होता है, ध्वनि का मान कम हो जाता है, ठीक ना, वायुमंडल में। और क्या होता है, ये वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। यदि यही शुष्क रहे, हवा शुष्क रहे, हल्की होती है उस समय, तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, अधिक होता है। जैसे इसमें नमी आएगी यानी इसमें आर्द्रता का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। क्या होगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। और जैसे जैसे इसमें शुष्कापन आएगा यानी शुष्क होती जाएगी, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। इतना क्लियर है। तो जो 38 नंबर सवाल है, 38 नंबर, यानी वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वायु का भार में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। इस कारण जो वायुमंडलीय दाब है वो भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक ना। तो जो 38 नंबर सवाल है उसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है क्या है, बढ़ता है, ठीक ना। क्या होता है, बढ़ता है वायुमंडलीय दाब। कब, जब वायुमंडल की वायु जो है उसकी आर्द्रता बढ़ेगी तब, ठीक है। अब
इतना नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर क्या है? 29। 38 के बाद क्या आएगा? 29 ही आता है। 29 आता है, 39 आता है, ठीक ना। तो बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल की तरफ। तो सुनिएगा 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बर्तन में 13.6 ग्राम सेमी क्यूब घनत्व के पारे के ऊपर 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का तेल है। एक समांगी गोला अपने आयतन का आधार पारे में तथा आधा हिस्सा तेल में डुबाए रहता है। गोले के पदार्थ का घनत्व है। समझिएगा 39 नंबर जो सवाल है, 39 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बर्तन में 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व का पारा भरा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए एक ये बर्तन है और इसमें कुछ हिस्सा पारा भरा हुआ है, ठीक है, कुछ हिस्सा पारा भरा हुआ है और इसका जो घनत्व है, मान लीजिए इसको दिखाते हैं रो, लिख दे रहे हैं पारा, ठीक ना। घनत्व को रो से दिखाते हैं, पारा लिख दे रहे हैं। इसका है कितना? 13.6 क्या होता है? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक ना। ये दिया है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है। फिर कह रहा है कि इसमें इसके ऊपर 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का तेल भरा हुआ है, ठीक ना। इसके ऊपर जो है मान लीजिए इतने हिस्से में तेल भरा हुआ है, ये इसका लेयर है। मान लीजिए यहाँ से नीचे पारा है, ऊपर क्या है? तेल है। और इसका जो दिया है तेल का घनत्व वो कितना दिया है? 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है। कह रहा है कि अब क्या कर रहा है सुनिएगा, इस समांगी गोल में क्या हो जा रहा है? एक गोला डाला जा रहा है, एक इसमें गोला डाला जा रहा है और उस गोले का जो आधार है वो पारे में तथा आधा भाग किसमें है? तेल में है, ठीक ना। यानी इसमें एक गोला डाला जा रहा है ऐसे, तो इसका आधार जो है किसमें आ जा रहा है? पारा में, और आधा हिस्सा किसमें चला जा रहा है? तेल में, ठीक ना। यानी इससे डिवाइड हो जा रहा है आधा आधा, यानी अर्ध गोले में, ठीक ना। इसका आधा भाग पारे में डूब जा रहा है और आधा भाग किसमें? तेल में डूब जा रहा है। किसका? इस गोले का। तो पूछ रहा है कि इस गोले पदार्थ का जो घनत्व है, इस गोले पदार्थ का जो घनत्व है मान लीजिए डी है, वो कितना है, ठीक है। इन लोग का जो घनत्व है रो माने हैं और इस पदार्थ का घनत्व क्या माने हैं? डी माने हैं। और इसी का मान क्या कर रहा है? हम लोग को पूछ भी रहा है। इसी का मान क्या कर रहा है? पूछ भी रहा है। तो चलिए मान लीजिए इस गोले को अब इसको हल करेंगे, ठीक ना। तो समझिएगा कैसे हल करेंगे। यदि इस गोले को इसमें डालेंगे तो इस पे जो उत्प्लावन बल लगेगा, टोटल जो उत्प्लावन बल लगेगा, इस तेल द्वारा लगे उत्प्लावन बल और इस पारा द्वारा लगे उत्प्लावन बल के योग के क्या होगा? बराबर होगा। और जो उत्प्लावन बल होता है हटाए गए भार के क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं गोले का भार कितना है, ठीक ना। क्या निकालते हैं? गोला का कितना भार है, यानी इस पे उत्प्लावन बल कितना लग रहा है टोटल। तो मान लिख लेते हैं गोले का भार या इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल, ठीक ना। गोले का भार क्या होता है भाई? mg होता है, या ये इसी को हम लोग मान लेते हैं क्या? उत्प्लावन बल मान लेते हैं, ठीक ना। F मान लेते हैं, Ft टोटल उत्प्लावन बल मान लेते हैं, ठीक ना। तो mg होता है। अब m इसका भार तो दिया नहीं है, तो घनत्व के फार्मूले से इसका घनत्व चूंकि d हम लोग को निकालना है तो d लाना पड़ेगा। तो घनत्व के फार्मूले से d बराबर m/v, तो m का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? vdg, ठीक ना, vdg। अब गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन होता है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। और ये क्या है? d दिया है और g दिया है। तो जो उत्प्लावन बल निकल के आ गया इस गोले पे, जो उत्प्लावन बल लगेगा तेल और इस पारे द्वारा, वो कितना आ जाएगा? F बराबर 4/3 पाई आर क्यूब और d इंटू जी। इतना क्लियर है। इसको समीकरण मान लेते हैं क्या? 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि अब इसमें देखिए, अब पारा है और तेल है, तो इनके द्वारा अब ये जो उत्प्लावन बल है, इस पारे द्वारा इस गोले पे उत्प्लावन बल और इस तेल द्वारा इस गोले पे उत्प्लावन बल लगेगा, उसके योगफल के बराबर होगा क्या? ये टोटल उत्प्लावन बल, ठीक ना। तो
तो हम निकालते हैं पारे द्वारा कितना उत्प्लावन बल लग रहा है और तेल द्वारा कितना उत्प्लावन बल लग रहा है। तो निकालते हैं क्या, F1 का मान निकालते हैं, F पारा लिख दे रहे हैं, ठीक ना। F पारा मतलब पारे द्वारा इस पे उत्प्लावन बल कितना लगेगा, तो वो कितना लगेगा भाई, तो ये भी mg ही होगा। क्या होगा, mg। mg से निकालेंगे, मान लीजिए क्या हो जाएगा, vd g, ये भी हो जाएगा क्या, vd g। लेकिन इसमें इसका कितना भाग डूब रहा है, आधा डूब रहा है, यानी इसका अर्धगोले का परिमाप। तो अर्धगोले का परिमाप क्या हो जाएगा, इसी का आधा होगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 पाई आर क्यूब और डी इंटू जी, ये निकल गया F पारा, यानी पारे द्वारा इस पे कितना उत्प्लावन बल लगेगा वो निकल गया। अब फिर निकाल लेते हैं किसके द्वारा, तेल के द्वारा। तो F यहाँ पे तेल लिख दे रहे हैं, F तेल, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें भी आधा भाग डूबा हुआ है, वो भी mg होगा। mg m की जगह पे vd रखेंगे, तो सॉरी देखिएगा यहाँ पे इसका रो है, ठीक ना, यहाँ पे घनत्व तो रो लिए हैं, नहीं डी लेंगे तो सबका सेम हो जाएगा। तो इन लोग हम लोगों ने क्या लिया है, रो पारा लिख दिए हैं, रो तेल लिख दिए हैं। तो यहाँ पे रो पारा है, ठीक ना, पारा, यहाँ पे भी रो पारा है, ठीक ना। ऐसे लगेगा कि ये घनत्व पारा का है और ये घनत्व तेल का है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम वही, इसका भी आधा भाग तेल में डूबा हुआ है, तो उसका आयतन हो जाएगा कितना, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये 3 है, ठीक ना। और इसका घनत्व क्या है, तेल का घनत्व क्या है, रो तेल यहाँ पे लिख देंगे, इंटू कितना हो जाएगा, जी, ठीक है। ये निकल गया F पारा द्वारा कितना उत्प्लावन बल लग रहा है और तेल द्वारा उत्प्लावन बल कितना लग रहा है। अब ये जो दोनों उत्प्लावन बल है इस उत्प्लावन बल के बराबर होंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस उत्प्लावन बल के क्या होगा, बराबर होगा। अब इसी को हल कर देंगे तो हम लोग का किसका मान निकल जाएगा, इस D का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं, देखिएगा प्रश्नानुसार, ठीक ना, प्रश्नानुसार या प्रश्नानुसार क्या होगा, जो F है वो बराबर किसके होगा, F पारा धन F तेल के, ठीक ना। इसके अलग अलग उत्प्लावन बलों का योग जो होगा इस टोटल उत्प्लावन बल के योग के बराबर होगा। तो इस F का मान कितना निकल के आया है, 4/3 पाई आर क्यू डी इंटू जी। तो इसका मान रखिए 4/3 पाई आर क्यू डी इंटू जी, इतना क्लियर है। अब बराबर होगा, इसका मान देखिए कितना दिया है, 2/3 पाई आर क्यू रो पारा इंटू जी। तो इसका क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे रो पारा इंटू जी, जी, प्लस F तेल का भी निकाले हैं कि तेल द्वारा कितना उत्प्लावन बल लगेगा, तो उसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे दिखेगा इधर, ठीक है, देखिए समझ लीजिएगा, लिख दे रहे हैं कुछ छोटा ही करके, कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे रो तेल हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, जी। इधर दिख नहीं रहा होगा तो समझ आएगा, ठीक ना, क्या है, सेम यही है, यहाँ पे तेल हो गया है, ये जी हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए सब में से जी कॉमन लेंगे और क्या पाई आर क्यू कॉमन लेंगे, तो इधर से ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, इतना पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि इधर भी पाई आर क्यू जी है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे पाई आर क्यू जी, तो ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा देख लीजिएगा, बचेगा 4/3 डी बचेगा इधर, इधर बचेगा कितना, 2/3 और उसके बाद से रो पारा प्लस 2/3 रो तेल, यही बचेगा, ठीक ना। कटाने के बाद क्या बचेगा, इतना आपका बचेगा। तो चलिए हल कर देते हैं, और तो देखिए क्या हो जाएगा, 4/3 इधर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इधर देखिए इन दोनों में से 2/3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, रो पारा, ये पारा है, रो पारा प्लस रो तेल, यानी तेल का घनत्व और पारे का घनत्व। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2D बराबर कितना हो जाएगा, रो पारा प्लस रो तेल, ठीक है। अब इसका घनत्व दिया है, पारा का घनत्व दिया है, तेल का घनत्व दिया है, इस गोले का घनत्व निकालना ही था, तो अब सिंपल सा मान रखिए सबका और उसके बाद से डी का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं डी का मान। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2D बराबर कितना हो जाएगा, पारे का घनत्व कितना दिया है 13.6, तो 13.6 धन
तेल का मान कितना दिया है 0.8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2D बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 6 14 को 4 हाथ में लगा 1 और उसके बाद से 13 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, दशमलव सेम रहेगा वैसे ही उतने अपने अपने स्थान पे ही। इसको कटा देंगे तो D बराबर क्या निकल के आ जाएगा 2 7 14.2, यानी 7.2 निकल के आ जाएगा क्या D का मान। तो ऑप्शन में मिला ये देखिए दिया है 39 का 7.2 ऑप्शन नंबर सी दिया है। और 7.2 क्या है डी क्या है, डी क्या है इस गोले का घनत्व है। हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, गोले का घनत्व ही पूछा है, यानी ये जो गोला पदार्थ है गोलकार पदार्थ है गोला जो है उसका घनत्व ही पूछा है ना कि गोले के पदार्थ का घनत्व है, तो उसको माने हम लोग क्या डी माने हैं और डी का ही मान निकल के आया कितना 7.2। तो 39 नंबर का जो हम लोग का ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 7.2, ठीक है। ये जो 39 नंबर सवाल है इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है हम लोग का करेक्ट है। इतना सबको समझ में आया, वीडियो सबको सॉरी ये सवाल का प्रोसेस सबको समझ में आया है ना, समझ में आया है। इसका जो उत्प्लावन बल निकालेंगे टोटल, ठीक है, टोटल उत्प्लावन बल कितना लगेगा तो mg होता है और उसका मान निकाल के और उसके बाद से इस पारे द्वारा कितना इस पे उत्प्लावन बल लगा है mg से निकालेंगे। उसके बाद इस तेल द्वारा कितना उत्प्लावन बल लगा है, इन दोनों उत्प्लावन बल का जो योग होगा इस टोटल उत्प्लावन बल के मान के बराबर होगा और इसको हल करेंगे तो आपका डी का मान निकल के चला आएगा। तो सबको इतना क्लियर है तो नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे 40 नंबर सवाल की तरफ, तो इसको नोट करिए। तो चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। तो सुनिएगा 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 40 ग्राम वजन के चीनी के टुकड़े पर 0.96 अपेक्षित घनत्व की 5.76 ग्राम मोम से लेप किया गया है। यदि लेपित टुकड़े का भार वो भी किस में जल में 14.7 ग्राम हो तो चीनी का अपेक्षित घनत्व होगा, ठीक है। चीनी का अपेक्षित घनत्व पूछा है, क्या पूछा है चीनी का अपेक्षित घनत्व का क्या किया है पूछा है, घनत्व का मान कितना होगा चीनी का अपेक्षित घनत्व। तो चीनी का अपेक्षित घनत्व का हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि क्या, तो चीनी का घनत्व ये चीनी का घनत्व अब बटे में जल का घनत्व, ये घनत्व निकालने का बहुत अच्छा फार्मूला है कि उस पदार्थ का घनत्व मालूम हो तो हम लोग आसानी से किसका निकाल सकते हैं, उसका अपेक्षित घनत्व निकाल सकते हैं, ठीक है। जल का घनत्व हम लोग को ऑलरेडी मालूम होता है कि 10⁻³ होता है, वो भी किसमें किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, और उसी को सेंटीमीटर में कर दे यानी सीजीएस पद्धति में कर दे तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इससे निकालना बहुत आसान होता है, ठीक ना। तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में भी, ठीक ना, कि चीनी का अपेक्षित घनत्व निकालेंगे तो चीनी का घनत्व बटे में जल का घनत्व। अब देखिए चीनी का घनत्व निकालने के लिए चीनी का घनत्व क्या हो जाएगा, चीनी का घनत्व होता है क्या, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। तो चीनी का द्रव्यमान तो दिया है, कितना दिया है लिख लेते हैं यहाँ पे, चीनी का द्रव्यमान दिया है क्वेश्चन में, ठीक ना। चीनी का द्रव्यमान दिया है कितना 40 ग्राम का है, कितने का है 40 ग्राम के, और इस पे एक मोम का लेप लगाया जा रहा है तो मोम का द्रव्यमान दिया है कितना उस लेप का, ठीक ना, द्रव्यमान मोम का द्रव्यमान दिया है कितना 5.76, इतने ग्राम का एक इस पे लेप लगाया जा रहा है। और इस मोम का घनत्व दिया है, मोम का घनत्व दिया है वो कितना दिया है तो 0.96 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यही दिया है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और फिर इसका भार भी दे दिया है। तो कह रहा है कि इस पर इस मोम का लेप लगा दिया जा रहा है और उसके बाद उसको जल में डाला जा रहा है, तो उस समय जो चीनी का अपेक्षित घनत्व है, ठीक ना, चीनी का अपेक्षित घनत्व पूछ रहा है और कंडीशन दे दिया है क्या कि चीनी का द्रव्यमान है, इस एक मोम का द्रव्यमान है, उसका घनत्व इतना है, इसके लेप को इस चीनी के टुकड़े पर लगाया जा रहा है और उसको उस जल में डाला जा रहा है, ये कंडीशन दे रखा है। और इससे हम लोग को जो भी निकालना होगा निकाल के और उसके बाद से निकालें क्या चीनी का अपेक्षित घनत्व। तो हम लोग को इस सब से क्या निकल कर आएगा, तो इससे हम लोग इन सब को हल करके निकालेंगे आयतन
और उसके बाद से आयतन निकाल के चीनी का घनत्व निकालेंगे, और चीनी का घनत्व निकाल के इस फार्मूले में रख के और उसका अपेक्षित घनत्व निकाल लेंगे। तो जो भी हम लोग को प्रोसेस करना है किसके लिए करना है, इस आयतन के लिए करना है, क्योंकि द्रव्यमान तो दिया ही है, चीनी का घनत्व निकालना है, बस आयतन नहीं मालूम है। तो जितना भी प्रोसेस हल करेंगे हम लोग वो किसके लिए करेंगे, इस आयतन के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसके आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा, चीनी का आयतन निकालने करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीनी पे जो इस मोम का लेप लगा है, तो जिस समय इस लेप लगा हुआ है उस समय इसका आयतन कितना है, और फिर इसको जल में डाल रहे हैं तो कितना आयतन विस्थापित कर रहा है, उस आयतन को घटाने पर किसका निकल के आएगा, चीनी का आयतन निकल के आएगा। ठीक ना, किसका निकल के आएगा, चीनी का आयतन। तो चलिए प्रश्नानुसार करते हैं कि चीनी का द्रव्यमान इतना है, अब मोम का द्रव्यमान इतना है, मोम का घनत्व इतना है, तो इसका लेप इस चीनी पे लगाएंगे तब उसका कितना होगा, तो भार कितना होगा, तो मोम से लेपित चीनी के टुकड़े का भार कितना हो जाएगा, चीनी के टुकड़े का भार कितना हो जाएगा, तो 40 धन कितना 5.76 कितना हो जाएगा 45.76 ग्राम, इतना हो जाएगा ना। इतना क्या हो जाएगा, इसका टोटल भार हो गया उस चीनी के टुकड़े का, कब, जब इस पे मोम का एक लेप लगा दिए तब। अब इसी लेप को क्या किया जा रहा है, पानी में डाला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पानी में डाला जा रहा है। तो इसमें जो इसका जो जल में भार है, जल में भार वो क्वेश्चन में दिया है, ठीक ना, कि जल में भार कितना हो जा रहा है, तो 14.76। जब इस लेप को पानी में डाल दिया जा रहा है तो उसमें इस लेप का देखिए बाहर भार कितना है 45.76, लेकिन इसका जो जल में भार है वो कितना है 14.76 ग्राम। ठीक ना, तो इसके भार में कमी कितनी हुई, तो भार में कमी कितनी हुई, भार में कमी, तो भार में कमी कितनी हुई, तो 45.76 माइनस 14.76 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 76 से 76 तो कैंसिल हो जाएगा, 45 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31, यानी 31 ग्राम जो होगा उसका जल में भार में कमी आएगी। क्या आएगी, भार में कमी आएगी। और जो भार में कमी आती है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होता है। यानी ये जो भार में जो कमी आई है, ये जो भार में कमी आई है यही बराबर किसके होगा, तो हटाए, ये भार जो होता है किसके बराबर होता है, हटाए हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होता है। ठीक ना, कि कितना हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होता है, क्या, जो भार में कमी होती है वो। ठीक ना, तो यहाँ से जो लेपित मोम है, लेपित चीनी का जो टुकड़ा है, चीनी का टुकड़े का जो आयतन आएगा, टुकड़े का आयतन हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होगा, हटाए गए, यहाँ पे हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होगा। कितना होगा, द्रव के आयतन के बराबर होगा। यानी उस मोम द्वारा जो चीनी का टुकड़ा पर लेप लगाया गया है उसका जो आयतन होगा वो हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होगा। और जो हटाए गए द्रव का आयतन होता है वो किसके बराबर होता है, जो भार में कमी होती है उसके बराबर। तो इसलिए यहाँ से जो चीनी लेपित, इसलिए यहाँ से आ जाएगा आपका चीनी लेपित चीनी का टुकड़े का जो आयतन है वो कितना निकल के आ जाएगा 31 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि जो भार में कमी होती है वो हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होता है। यानी जितना द्रव का आयतन है, जितना उसका हटा है उतना ही उसके भार में क्या होती है, कमी होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक ना, ये उत्प्लावन बल में या आर्किमिडीज के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि जो भार में कमी होती है, यानी किसी वस्तु को जल में डाला जाता है और उसके जो भार में कमी महसूस होती है वो किसके बराबर होती है, उत्प्लावन बल के बराबर। और जो उत्प्लावन बल होता है वो किसके बराबर होता है, हटाए गए द्रव के भार के बराबर। ठीक ना, तो इसलिए जो भार में कमी होती है वो हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होता है, और यही जो है चीनी के टुकड़े का आयतन हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि चीनी का जो टुकड़ा है वही इतने जल को विस्थापित करेगा। कितने जल को विस्थापित करेगा, तो 21 ग्राम जल को विस्थापित करेगा, 31 ग्राम जल को विस्थापित करेगा। तो यही जो आयतन निकल के आ जाएगा इसका, वो कितना हो जाएगा 31 सेंटीमीटर क्यूब।
ये तो पूरा निकल गया, यानी चीनी पे जो लेप चढ़ाया गया है उसका और चीनी का दोनों का प्लस होके निकल के आया कितना आयतन निकल के आया 31 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग को निकालना है चीनी का आयतन, अरे सॉरी चीनी का आयतन निकालना ही है, हम लोग को चीनी का आयतन चाहिए। तो चीनी का आयतन निकालने के लिए इसमें जो मोम का लेप लगाया गया है उसका आयतन माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा चीनी का आयतन। तो चलिए निकालते हैं हम लोग मोम का आयतन निकालते हैं, ठीक ना। मोम का आयतन, तो मोम का आयतन तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आयतन बराबर क्या आता है, सॉरी यहाँ से आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। तो मोम का द्रव्यमान दिया ही है, घनत्व दिया ही है, तो मोम का आयतन निकल जाएगा। तो मोम का द्रव्यमान कितना दिया है 5.76 और घनत्व दिया है कितना 0.96। इसको कटाएंगे तो आपका कट गया जाएगा 6 बार में, ठीक ना, 6 सेंटीमीटर क्यूब। 6 6 के 36, 3 और 6 9 34 57, 6 बार में कट जाएगा। तो मोम का आयतन कितना निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मोम का हो गया आयतन और ये लेपित चीनी के टुकड़े का आयतन हो गया। तो और वो भी किससे लेपित है, तो मोम से लेपित है, ठीक ना। तो मोम का जो आयतन है इसमें से घटा देंगे तो बस चीनी का आयतन बच जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग चीनी का आयतन निकाल लेते हैं। मेन लक्ष्य पर हम लोग पहुँच चुके हैं, बस हम लोग को आयतन ही चाहिए था चीनी का। तो चलिए चीनी का आयतन निकालते हैं। तो चीनी का आयतन कितना हो जाएगा, तो 31 माइनस 6, क्यों भाई, क्योंकि ये उस चीनी के टुकड़े पे मोम का लेप लगाया गया है, उस समय उसका टोटल आयतन है 31 सेंटीमीटर, उसमें से जो मोम का लेप लगा है उसका सिर्फ आयतन कितना है 6 सेंटीमीटर। तो उस मोम का आयतन घटा देंगे तो बस किसका बचेगा चीनी का आयतन। तो घटाने पे कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो चीनी का आयतन है वो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम निकालते हैं चीनी का घनत्व और चीनी का घनत्व निकाल के इस फार्मूले में रख देंगे तो हम लोग को निकल के आ जाएगा क्या निकल के आ जाएगा चीनी का अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। तो निकालते हैं चीनी का घनत्व। तो चीनी का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा आपका, तो चीनी का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। चीनी का द्रव्यमान दिया है 40, इसका आयतन निकल के आया कितना 25 और इसको कटाएंगे तो आपका देखिए भाग कर देते हैं यहाँ पे, किसमें कितना भाग करना है 40 में भाग करना है किससे 25 से, ठीक है। तो 25 दूना 50 अधिक हो जाएगा, एक बार जाएगी भाग तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 दशमलव बढ़ाएंगे 0, 25 6 का 150, यानी कितने बार में जाएगा 1.6। तो चीनी का जो घनत्व निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, वो निकल के आ गया चीनी का घनत्व। बस चीनी का घनत्व निकल के आया, हम लोग को निकलना है क्या चीनी का अपेक्षिक घनत्व। क्वेश्चन में यही पूछा है ना चीनी का अपेक्षिक घनत्व होगा, तो चीनी का अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है चीनी का घनत्व बटे में जल का घनत्व। तो चीनी का घनत्व कितना निकल के आया 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और जो जल का घनत्व होता है सेंटीमीटर प्रति क्यूब में यानी सीजीएस पद्धति में वो होता है 1 होता है, कितना होता है कितना होता है 0.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना। इतना हो गया, अरे एक ही होता है, क्या होता है 1, हम 0 रख रहे हैं, ठीक ना, 1 होता है। अब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मात्रा से तो मात्रा कट जाएगा, बचेगा कितना 1.6, क्या हो जाएगा 1.6, वो भी क्या है वो हम लोग का चीनी का अपेक्षिक घनत्व। तो चीनी का अपेक्षिक घनत्व निकल के आ गया कितना 1.6, कितना निकल के आ गया 1.6। तो चलिए ऑप्शन में लाइए, ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक ना। देखिए और इसका ऑप्शन नंबर 40 का कौन सा सही दिया है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी 40 का सही है और बी जो दिया है 1.5 दिया है। तो जो आपका ऑप्शन है वो गलत प्रिंट किया गया है, ठीक ना, उसको बना लीजिएगा। ऑप्शन जो होगा आपका सही जो आंसर होगा 1.6 होगा, क्या होगा 1.6। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी सही है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन प्रिंट किया है गलत किया है, प्रिंट किया है 1.5 लेकिन होना चाहिए क्या उसको 1.6, क्योंकि हम लोग को निकल के आया है 1.6। और प्रोसेस भी हम लोग का सब अच्छा ही है, करेक्ट है सारा, प्रोसेस में कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना। देखिए प्रोसेस में कहीं मिस्टेक नहीं है, आपका मिसप्रिंट किया गया है, ठीक ना। वो 1.5 ना होके क्या होना चाहिए 1.6। तो जो 40 है उसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या है सही है, इतना नोट करिएगा।
और आगे के सवाल के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।